कि लोग गाली भी दे रहे हैं, उसको भी हास्य वाली कविताओं में शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया। मैं ऐसे ये विद्रूपताएं हैं, ये हास्य नहीं है। आप हास्य को यदि हास्यास्पद करेंगे तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि लोग हास्य का मतलब उसको किसी को गाली दे के किसी का उपहास उड़ाना, ये हास्य नहीं है। मैं हमेशा उसका प्रतिवाद करता हूँ और मैंने भी अपने जीवन के अंदर ना मैंने ऐसे लोगों के साथ कभी मंच शेयर किए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के द्व्यर्थी संवादों का उच्चारण करते हैं मंच पर। जिन लोगों ने अश्लील टिप्पणियाँ की, जिन लोगों ने खराब कॉमेडी करने की कोशिश की, जो लड़कियां मंच पर गाली देकर और अपनी उसको कॉमेडी का स्वरूप बताती हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ के किस तरह से वो करती हैं और क्या क्या, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं तो अपनी जुबान पर भी वो शब्द लाना नहीं चाहता जिस तरह के लोग कॉमेडी के नाम पर जो फूड़ता कर रहे हैं। जब मैं वो शादी में गया तो कौन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेकर और 5 स्टेट के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में थे। बड़े बड़े संत महात्मा बहुत सारे, क्योंकि चैनल्स पर अभी मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ भाजपा के लोगों को भी टारगेट करना होता है, मुझे कांग्रेस के लोगों को टारगेट करना होता है। लपेटे में नेताजी, लपेटे में नेताजी बहुत बड़ा शो है, उसमें मैंने ये काम मैं करता हूँ। तो कई बार कहते हैं आप किसकी तरफ थे, तो हम कहते हैं हम किसी की तरफ, हम सिर्फ जनता की तरफ हैं, जनता के हितों की तरफ हैं। आपके चेहरे पर वो उल्लास होना चाहिए, आपकी प्रस्तुति में वो दम होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए। आप खुद जब तक अंदर से उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आप दूसरे को क्या एंजॉय कराएंगे। सही बात है। तो मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ और तमाम चीजें मैं करता हूँ। और मैं तो आप जैसे मैं आपको बताऊं, मैं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों को से भी कभी कभी हाथ से उठा लेता हूँ, चीज़ें करता हूँ। अभी मैंने जो है जैसे कि एक जगह एक फिल्मी गाना गूंज रहा था, एक जगह एक नेताजी की सभा चल रही थी, आपने देखा होगा जैसे कभी कभी चलती रहती है। तो मैंने एक पंक्ति मुझे इधर से सुनाई पड़ी, एक पंक्ति इधर से सुनाई पड़ी। अब देखो मैंने दोनों पंक्तियों को मिलाया तो उसमें भी हास्य पैदा हो गया। जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं से भी ये चीज़ें उठाई जाती हैं। मेरे ऐसे मैं कभी मित्रों को जानता हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा लिखते हैं, और निश्चित रूप से यदि उन्हीं कविताओं को कोई दूसरा कवि जो मंच पर बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, प्रस्तुत करता है, वो उसको यदि पढ़ दे तो वो धुआं कर दे। आज का वीडियो हमारा एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो आगरा में रहने के बावजूद भी देश विदेश में अपना कविताओं के दम पर अपना परचम लहराए हुए हैं। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा हूँ पवन आगरी कवि जी की, जो कि आगरा के एक हास्य प्रसिद्ध कवि हैं। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज अनंत की बातों में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ आ चुके हैं देश विदेश में प्रसिद्ध हास्य कवि पवन आगरी जी। तो सर बताइए कैसे हैं आप। बहुत अच्छा हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप इस तरह का जो पॉडकास्ट शूट है उसे करते हैं, और आप काफ़ी पॉपुलर भी हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो सर मुझे ये बताया सबसे पहले हमारे दर्शकों को, ये जो आपका नाम है पवन आगरी, वो जो आगरी है वो सरनेम है। मैंने तो ये पहली बार सुना है कि आगरी किसी का सरनेम है। हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, वैसे मेरा नाम तो पवन कुमार अग्रवाल है, लेकिन ये आगरा से आगरी, ये जो नाम मुझे काका हाथरसी जी ने मुझको दिया है। चूँकि मैं काका जी का शिष्य रहा था, और एक बार मैं काका हाथरसी जी से जब मिलने गया, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था आगरा कॉलेज में, तो जब मैं उनके पास गया हाथरस में मिलने के लिए, सिर्फ मिलने के लिए, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था। उनकी बुक्स में मैं काफ़ी जो उनकी किताबें निकलती थी उनमें मैं उनको पढ़ा करता था, टीवी पर उनको सुना करता था। तो मैं गया तो मैंने काका जी के, जब वो काका जी ऊपर खाना खा रहे थे, फिर वो एकदम से आए, उन्हें लगा आगरा से कोई मिलने आया है, तो मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा काका जी, बोले कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं आगरा से आया हूँ। क्या नाम है? मैंने पवन अग्रवाल। बोले अच्छा बैठिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कुछ लिखते हैं? तो मैंने कहा अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनसे ये कह सकूं कि मैं कुछ लिखता हूं, लेकिन फिर उन्होंने मुझको कहा कि नहीं, इतनी दूर यदि कोई मुझसे मिलने आया तो तुम ज़रूर लिखते होगे कविता, इसलिए आप आए हो। तो एक बार अपनी कविताएं सुनाई, फिर मैंने कविताएं वगैरह सुनाई, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम पवन अग्रवाल से इसको अग्रवाल हटा दीजिए, क्योंकि पवन अग्रवाल हज़ारों हो सकते हैं, कोई एक अच्छा सा खूबसूरत सा तकल्लुस रख लीजिए जो शायर या कवि मूलतः रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने काका जी आप ही बता दीजिए क्या रख लूँ? बोले मैं हाथरस से लिखता हूँ, तुम आगरा से आगरी कर लो। अच्छा। और यूँ मेरा आगरा से आगरी लगा। लेकिन ये वैसे ये शहर जो आगरा है वो अकोराबाद के नाम से भी जाना गया है,
और यहाँ जितने भी शायर हुए हैं उन्होंने अपने आप को अकबराबादी लिखा है। खुद नज़ीर अकबराबादी जो बड़े शायर हुए उन्होंने लिखा, तमाम जो शायर थे, लेकिन आगरा से आगरी किसी ने नहीं किया था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि जो काका जी ने मुझे नाम दिया और जो तखल्लुस दिया वो आगरी मेरे नाम से ऐसा चस्पा हुआ कि मैं इस अपने शहर की पहचान बन गया और देश विदेश में मैं पवन आगरी के नाम से जाना लगा। तो बस ये उन्हीं की दुआ है। नहीं सर, सही बात है। तो आपको कविता लिखना कैसा पसंद है और आप इसको कब से लिख रहे हैं? देखिए, मेरे को अब धीरे धीरे 35 वर्ष मुझे हो जाएंगे। मैं 17 साल की उम्र से मंच पर मैं आ गया था। सन 1990 से मैं कविता लिख रहा हूँ और बड़े बड़े मंच मैंने किए और देश दुनिया के जितने बड़े शायर या कवि होते हैं, ये मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने उनके साथ मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ और 3000 से अधिक मैं स्टेज शो कर चुका हूँ, जिनमें कई टीवी शोज़, चाहे वो बड़े बड़े चैनल्स पर आप देखते ही रहते होंगे, चाहे वो आज तक हो, चाहे न्यूज़18 इंडिया हो, जी न्यूज़ हो, है ना। तो इस तरह की जो कविता से जुड़े सारे कार्यक्रमों को मैं हमेशा करता रहा हूँ और मेरे को 35 साल जैसे मैंने बताया कि मेरे को हो गए हैं। मेरी नज़र में जो कविता है, कविता बहुत एक कहते हैं कि इस तरह की चीज़ है कि का से कल्पना, वि से विचार और ता से तालमेल, यानी कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। अच्छा, कल्पना और विचारों का तालमेल ही कविता है। तो कविता के कई स्वरूप होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने हास्य व्यंग को मैंने अपनाया। हास्य व्यंग को अपनाने के पीछे मेरा कारण ये था कि लोग बड़े तनाव में रहते हैं, जो आजकल आप देखते हैं भागदौड़ की ज़िंदगी में। नहीं, सही बात है। आप चाहते तो कोई और भी व्यंग ले सकते थे और रोने का और साहस का, लेकिन आपने हंसने का ही लिया। हाँ, देखिए, तमाम विधाएं होती हैं, गीत है, गज़ल है, ओज है, श्रृंगार है, लेकिन मुझे लगा कि और भी जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। कहीं भी वो मुझसे नाराज़ हो जाए इस बात पर कि अरे आपने सिर्फ एक हास्य को बहुत सिरमौर की उपाधि दे दी, लेकिन कहीं ना कहीं हास्य हम लोगों के जीवन में ऊर्जा पैदा करता है, संचार पैदा करता है, आशावादी है हास्य। और यही कारण है कि आज आप देख लीजिए कि कभी कभी एक समय था जब एकता कपूर के जो सीरियल्स होते थे, सास बहू के, जो महिलाएं थीं, जो बच्चे थे, वो टीवी से चिपके रहते थे उनके साथ। लेकिन जब से कपिल शर्मा शो, जब से कॉमेडी सर्कस, जब से बड़े बड़े जो कॉमेडी शोज़ आए और उसके बाद कहीं ना कहीं एक हास्य का एक बड़ा बाजार जो पैदा हुआ पूरे वैश्विक स्तर पर, और आज लोग हंसना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं। आज हम हास्य कवियों की जो डिमांड बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है, तो हम उस काम को कर रहे हैं। तो हमें ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें सब ठीक चल रही है। ये तो अभी आपने जैसा बताया हास्य के नाम पर, लेकिन हास्य के नाम पर कई जगह पर ये देखा जा रहा है कि लोग गाली भी दे रहे हैं, उसको भी हास्य वाली कविताओं में शामिल कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल उठाया। मैं ऐसे ये विद्रूपताएं हैं, ये हास्य नहीं है। आप हास्य को यदि हास्यास्पद करेंगे तो मुश्किल होगी। मुझे लगता है कि लोग हास्य का मतलब उसको किसी को गाली दे के किसी का उपहास उड़ाना, ये हास्य नहीं है। मैं हमेशा उसका प्रतिवाद करता हूँ और मैंने भी अपने जीवन के अंदर कभी भी मैंने इस तरह की चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं किया है, ना मैंने ऐसे लोगों के साथ कभी मंच शेयर किए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह के द्व्यर्थी संवादों का उच्चारण करते हैं मंच पर। तो मेरी कोशिश यही रहती है। और ये जो विद्रूपताएं हैं ये निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए कभी कभी आप जानते हैं कि फिल्मों में एक समय ऐसा आया था कि जब कहा जाने लगा था कि साहब ये फिल्मों में विद्रूपताएं आई हैं, चीज़ें आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही गीत, फिर वही चीज़ें, वही कहानी, ये सब लौट के आती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हास्य का जो ये विद्रूप चेहरा हुआ है और लोगों को सजा भी मिली है, पूरे देश भर ने प्रतिवाद किया। अभी आपने देखा होगा तमाम, चाहे वो समय रहना हो, चाहे कोई हो, जिन लोगों ने अश्लील टिप्पणियाँ की, जिन लोगों ने ख़राब कॉमेडी करने की कोशिश की, जो लड़कियां मंच पर गाली देकर और अपनी उसको कॉमेडी का स्वरूप बताती हैं कि वो अपने माँ बाप के साथ के किस तरह से वो करती हैं और क्या क्या, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं तो अपनी जुबान पर भी वो शब्द लाना नहीं चाहता जिस तरह के लोग कॉमेडी के नाम पे जो फूड़ता कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल, कभी जो विवाद हुआ आपने देखा होगा कि किस तरह का सवाल उन्होंने किया, तो कहाँ से कहाँ लाकर उसको रख दिया। ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर अभी बहुत लोग एथिक्स पर चलने वाले भी लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नकारने वाले भी लोग हैं। तो हम अच्छी कॉमेडी के साथ, अच्छे भावों के साथ, अच्छी सियासी तंजों के साथ अपने आप को, अपनी कॉमेडी को कहें या अपनी हास्य कविताओं को कहें या व्यंग को कहें, हम माज रहे हैं और स्टेज पर बने हुए हैं।
अभी हाल ही में कुमार विश्वास जी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कवि भी हैं और कई की जगह पर अपने विचार भी रखते हैं। उनकी बेटी की शादी में आप गए थे और काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी उनके साथ आपके हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, मैं आपको सही बताऊं अनंत कि कुमार विश्वास जी जैसी शख्सियत जो कि हर विधा में पारंगत है, उसने हमेशा शीर्ष पर पहुंचना सीखा है और लोग इंस्पायर्ड हैं उनसे। जो थोड़ी सी भी कविता की दो पंक्तियां लिख लेते हैं या लिखना चाहते हैं, वो सीधे कुमार विश्वास बनना चाहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन कुमार विश्वास के संघर्ष की चीज़ें किसी ने लोगों ने देखी हैं, उनकी उस यात्रा की छाले नहीं देखे हैं। लेकिन मैंने 35 वर्ष उनके साथ कवि सम्मेलनों की यात्राएं की हैं। मैं जानता हूँ उस शख्स ने कितनी मेहनत की है, कितना अध्ययन किया है, और शायद यही कारण है कि जब वो राजनीति में आए तो शीर्ष पर पहुँचे। जब उन्होंने पोइट्री की तो आज की तारीख में सबसे महंगे वो कवि हैं, कलाकार हैं। और जब वो राम कथा के अंदर आए तो अपने अपने राम के माध्यम से उन्होंने जितने बड़े बड़े जो राम कथा कहने वाले थे, वो कहीं ना कहीं उनको आईना दिखाने की कोशिश की, टक्कर दी। मैं ये नहीं कहूँगा कि लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके समकक्ष जाकर खड़े हो गए। आज मैं उस शादी में, उनकी बिटिया की शादी में, क्योंकि मेरे वो बड़े प्यारे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, तमाम उनके साथ हमने स्टेज शो किए हैं, तमाम उनके टीवी कार्यक्रमों में उन्होंने हमको बुलाया है। तो जब मैं वो शादी में गया तो कौन नहीं था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से लेकर और 5 स्टेट के मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में थे। बड़े बड़े संत महात्मा जिनको कहा जाता है कि भाई आज बागेश्वर धाम जो है ना, धीरेन्द्र शास्त्री जी जब वहाँ पर पधारे, मेरी उनसे मुलाकात भी और मेरा उनसे परिचय भी हुआ। तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ एक फ़ोटो लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत आपको टीवी पर सुना है। तो बोले, और मैंने कहा कि मैं पवन आगरी हूँ, कवि हूँ। तो बोले, अरे अब एक कवि की शादी में आओगे तो कवि ही होगे, मुझे कन्फर्म है, और आप जल्दी से ले लो, भीड़ बहुत है। तो खैर, वो कहने का मतलब ये है कि आज इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन एक जो विशेष बात है कुमार विश्वास जी की, बहुत से लोगों ने कहा कि उनके शादी में इतने बड़े बड़े लोग आए हैं और भाजपा कुमार विश्वास को जो है राज्यसभा में भेजने जा रही है, और तमाम चीज़ें, हो सकता है वो जाएं भी, ये उनका अधिकार भी बनता है। और मैं कहता हूं कि यदि अच्छे लोग, यदि चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राजनीति में जाएंगे तो एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है। तो पहले भी हमारे बहुत सारे कवि, चाहे वो बाल कवि बैरागी जी, उदय प्रताप जी, सब लोकसभा राज्यसभा में रह चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े कवि। तो कुमार जी जाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन एक और विशेष बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जब हमला हुआ, जब सारी चीज़ें रही, तो एक पॉडकास्ट शूट के अंदर अभी कुमार विश्वास जी ने कहा कि उन्होंने इंदिरा जी को भी याद किया, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया, और कहा कि क्या आपने ये राफेल जो है इस चीज़ के लिए रख रखे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए थोड़ी रख रखे हैं। तो इन लोगों को जो यदि पड़ोसी यदि बदतमीजी करता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सरकार जिस समय सीज फायर की घोषणा कर चुकी है, बहुत सारे लोग उसको हर चीज़ में डिफेंड कर रहे हैं। तो ऐसे समय में उनका जो ऑफेंसिव है, ऑफेंसिव नहीं कहूँगा मैं, उसे कहूँगा कि जो जनता की आवाज़ है उसको उन्होंने कहने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि कभी का यही धर्म होना चाहिए। मैं भी एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना, बहुत सारी चीज़ थी। तो जिस तरह से आप पॉडकास्ट शूट के अंदर आज मेरे को कर रहे हैं, मुझसे पूछा गया कि आप जो है किस तरह से देखते हैं, और आपके ऊपर तो तमाम बंदिशें सही बात आ गई होंगी। मैं मानता हूँ कि राजनीति, सियासत जो है वो कविता की के पैरों में बेड़ियाँ डालती है, जंजीरें डालती है, लेकिन एक वो व्यक्ति, मैं कहने का वो सलीका होना चाहिए। कवि का धर्म ये होता है कि वो अपनी बात भी कह दे और काम भी हो जाए, और उसका काम भी हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उस धर्म का भी मैं निर्वहन करूं। लेकिन जब मुझे लगता है कि शायद मैं कविता के साथ या अपने क्षेत्र के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे राजनीति को, सियासत को ठुकराने में भी मुझे कोई गुरेज नहीं है। सही बात है। आज मैं बहुत सारे, क्योंकि चैनल्स पर अभी मैं जाता हूँ, मुझे वहाँ भाजपा के लोगों को भी टारगेट करना होता है, मुझे कांग्रेस के लोगों को टारगेट करना होता है। लपेटे में नेताजी बहुत बड़ा शो है, उसमें मैंने ये काम मैं करता हूँ। तो कई बार कहते हैं आप किसकी तरफ हैं, तो हम कहते हैं हम किसी की तरफ नहीं, हम सिर्फ जनता की तरफ हैं, जनता के हितों की तरफ हैं। और यदि कविता भी यदि सियासत से सवाल नहीं पूछ सकती है,
तो मुझे लगता है कि फिर कौन पूछेगा, फिर पूछेगा कौन? फिर पूछेगा कौन? यदि दुष्यंत कुमार जी जो कि एक बड़े गज़लकार हुए और उनके तमाम शेर उन्होंने राजनीति पर कहे, उन्होंने तो कांग्रेस की सरकार में लिखे थे, लेकिन आज जैसे ही वो यदि कोई व्यक्ति यदि संसद में उन शेरों को बोलने लगता है तो भाजपा के हमारे कुछ मित्रों का खून खोलने लगता है। लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि ये शेर तो जो कांग्रेस की सरकार में लिखे हुए थे, दुष्यंत कुमार जी तो उस समय पैदा हुए थे, ये सियासत के लिए कहे गए हैं, न कि किसी व्यक्तिगत किसी दल के लिए। तो मुझे लगता है कि जो लोग कवियों को सुनते हैं उनकी बातों को, उनके इशारों को, उनके तंज को वो समझा करें, वो उनके ऊपर आक्रोश न जताया करें, वो ये ना समझें कि वो किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू हैं। कुछ लोग हैं, मैं मानता हूँ, जो किसी राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ इस क्षेत्र में उतरे हैं, लेकिन उन लोगों को कभी कोई इस तरह का सम्मान नहीं मिलता है। आप विश्वास कीजिए, जो लोग अपने जो साम्यवादी हैं, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ की एकता और अखंडता की बात करते हैं, उनकी चीज़ों को पूरा देश सराहता है और उनके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। नहीं, सही बात है बिल्कुल, जितना आपने बताया। अभी जो हिंदी भाषा है उसको काफ़ी लोगों ने तंज कसा है कि तो गोलगप्पे बेचने वालों वाली भाषा है, या इसको अभी तक राष्ट्रीय दर्जा क्यों नहीं दिया गया हिंदी भाषा? देखिए, ये हमारी सियासत की कुछ कमजोरियां हो सकती हैं कि हमारी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हिंदी जो है वो इस तरह की, क्योंकि एक मंत्री थे एक साउथ के जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था, तो पूरे देश भर से कवियों ने प्रतिक्रिया दी थी कि आज यदि हम तमाम फ्लाइट्स में हम यात्रा करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करते हैं, लोग हमें 5 स्टार में हम रहते हैं, तो उसी हिंदी भाषा की वजह से रहते हैं। उसी हिंदी भाषा को सम्मान करके हमें ये सम्मान, हमें गौरव मिलता है कि हम लोग प्राइवेट जेट विमान से, कुमार विश्वास के पास तो वो भी है। तो आप ये सोचिए कि यदि उस हिंदी भाषा ने जब हमें इतना दिया है, तो उसके प्रति यदि कोई बात उठाएगा या इस तरह की बदतमीजी बड़ी भाषा बोलेगा, तो हम लोग उसका जवाब देने में सक्षम हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी का जो वैश्विक स्तर पर जो पिछले दिनों कुछ परचम लहराया गया, उससे उसको तमाम तरह से विस्तार मिला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हिंदी को आप देखते थे, जो मैसेजेस होते थे उसको लैटिन भाषा में लिखा जाता था। जैसे कि यदि मुझे कहना है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, तो मैं MAIN है ना, PYAR प्यार करता हूँ, इस तरह से हम लोग लिखते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उस तरह की जो विधा आई है। तो मुझे लगता है कि जो टेक्निकली रूप से भी हम पूरे वैश्विक स्तर पर, आज हम अमेरिका में काव्य पाठ करते हैं, हम विदेशों में, अभी मैं मलेशिया के अंदर गया, अभी मैं दुबई के अंदर गया, दुबई के अंदर मुझे 2 बार मैं गया हूँ। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो कवि सम्मेलन मुशायरा होता है, जिसे मिस्टर सैयद सलाउद्दीन साहब करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो वैश्विक स्तर पर जो हिंदी का जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो हिंदी हमारी बहुत समृद्ध भाषा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे मातृभाषा का दर्जा मिलने से, उसे राष्ट्रभाषा, मातृभाषा तो वो हमारी है ही, उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। अभी जो न्यू जनरेशन है उसके हिसाब से हिंदी किसी काम की नहीं है, वो लोग इंग्लिश पे अपना फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह कहते हैं इंग्लिश ही पूछी जाती है। जी, हिंदी में तो लोग आगे इंटरव्यू भी नहीं लेते हैं जॉब के लिए। जी 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 हाँ, देखिए ऐसा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो लोग हिंदी को कमतर समझते हैं, जो ये समझते हैं कि ये अंग्रेजी के मुकाबले बहुत ही तुच्छ भाषा है, मेरा विरोध, मेरे कवियों का विरोध, मेरे समाज का विरोध इस बात पर है। क्योंकि हमने कभी भी अंग्रेजी को नकारा नहीं, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यदि कभी आप जो हमारी यंग जनरेशन है, यदि वो आगे बढ़ना चाहती है, करना चाहती है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ अंग्रेजी माध्यम बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब लॉ के अंदर भी देखेंगे, अब कोर्ट की भाषा के अंदर भी अब बहुत सारी चीज़ों में अब हिंदी का प्रयोग होने लगा है। अब जो हमारे IAS और PCS की परीक्षा होती है उसमें भी हिंदी को मान्यता मिलने लगी है। तो ऐसा नहीं है कि हम यदि अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे या अंग्रेजी में हमारा हाथ तंग होगा तो हम, लेकिन अधकचरा ज्ञान नहीं चाहिए। यदि आप हिंदी को भी, तो शुद्ध हिंदी के आप लोग बने। और यदि मेरा अंग्रेजी में हाथ तंग है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं टूटे फूटे शब्दों में मैं अंग्रेजी बोलूं, मैं शुद्ध हिंदी बोलूं। हिंदी को जो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं और जब
विवेकानंद जी ने जब भाषण दिया था, जब अटल जी ने भाषण दिया था, सबने हिंदी में भाषण दिया था यूएनओ में, और लोगों ने उसकी बड़ी तारीफ़ की थी। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि भाषा एक इस तरह का माध्यम है। हाँ, इतना एक बात और कहना चाहूँगा कि जो बच्चे कविता लिख रहे हैं वो क्या करते हैं, वो कुमार विश्वास को देखते हैं, वो शैलेश लोढ़ा जी को देखते हैं, वो हमारे जो हिंदी पोइट, जो स्टार पोइट्स हैं उनको देखते हैं। वो सोचते हैं वो 4-5 जो टूटी फूटी, जो आजकल जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से उठाए हुए 2-4 चीज़ों को, और आजकल तो जो एआई का ज़माना आ गया है, कुछ चीज़ों को वो करते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि ये कविता हो गई, और उसके बाद सीधे उन्हें मंच चाहिए, उसके बाद सीधे उन्हें वायरल होना है, और उसके बाद सीधे कुमार विश्वास बनना है, शैलेश लोढ़ा बनना है, या बड़ा कवि बनना है। तो वो ये सोच है कि पहले आप कविता का व्याकरण समझें, कविता क्या होती है, कविता की विधा, आप जिस भी विधा को लिख रहे हैं, यदि आप गज़ल लिखना चाहते हैं तो उसके रदीफ क्या है, उसके काफ़िए क्या है, उसका मीटर क्या है, उसको जब तक आप नहीं जानेंगे आप अच्छी कविता नहीं लिख पाएंगे। इसी प्रकार बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप हिंदी की नई कविता का भी एक व्याकरण है। हम लोग व्यंग लिखते हैं, लेकिन व्यंग में चाहे वो तुकांत हो, चाहे चीज़ें हो, और शब्दों को कविता में जाया नहीं किया जाता है। आप यदि ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को उसमें करके और आप ये सोचते हैं कि भाई कविता बहुत अच्छी बन जाएगी, नहीं, जितने कम शब्दों में अपनी बात आप पहुंचाएंगे। राहत इंदौरी जैसे बड़े शायर जो छोटी सी कुछ चीज़ लिखते थे, कुछ करते थे, आज शबीना अदीब जैसी बड़ी शायरा जो आप छाई हुई हैं, सही बात अभी हमारे साथ थी वो, अभी 4 दिन पहले ही हमारे साथ लखनऊ के अंदर एक कार्यक्रम में थी। तो कहने का मतलब यह है कि इन लोगों ने जो वैश्विक स्तर पर जो प्रसिद्धि पाई है, उन्होंने कविता का शिल्प पर भी ध्यान रखा है, कविता के व्याकरण पर भी ध्यान रखा है, कविता के मीटर पर भी ध्यान रखा है, और कविता के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान रखा है। मैं देखता हूँ अभी बहुत सारे जो कुछ चैनल्स हैं जिसके अंदर आजकल वो कौन सा आता है, वो जो ओपन माइक सिस्टम, ओपन माइक चल रहा है आगरा में, काफी चल रहा है, और आगरा से बाहर भी चल रहा है, बहुत चल रहा है कि ओपन माइक, बहुत सारे जो चैनल्स में उन्होंने के ओपन माइक। तो ओपन माइक में बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे लड़के लड़कियों को वहाँ परफॉर्म करने का मौका मिलता है। नो डाउट उसमें 80% बच्चे इतने अच्छे होते हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि उनके अंदर बहुत संभावनाएं होती है, लेकिन 20% कचरा भी उस पर परोस दिया जाता है, और उसके बाद फिर हम सोचें कि हम एक अच्छे कवि हैं या हमको ये मंच मिल जाए, वो मिल जाए। तो मुझे लगता है कि कविता का जो भी आप कविता लिख रहे हैं, या तो आप स्वांत सुखाई के लिए लिखें, या आप बुक्स के लिए बुक्स के प्रकाशन के लिए लिखें, लेकिन यदि आप मंच पर जाना चाहते हैं तो मंच पर पूरी तैयारी के साथ जाए। अब मैं देखता हूँ बहुत से जो युवा हैं कविता लिख लेते हैं, लेकिन ना तो उनका प्रॉपर आई कांटेक्ट होता है पब्लिक के साथ, ना पर उन्हें लगता है कि वो किसी परीक्षा हॉल में खड़े हुए और परीक्षा दे रहे हैं। नहीं, कविता का प्रस्तुतिकरण एक उत्सव की भांति होना चाहिए। जैसे आप एक उत्सव में शामिल होते हैं, आपके चेहरे पर वो उल्लास होना चाहिए, आपकी प्रस्तुति में वो दम होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। आप खुद जब तक अंदर से उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आप दूसरे को क्या एंजॉय कराएंगे? सही बात है। तो मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ और तमाम चीज़ें मैं करता हूँ, और मैं तो आप जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं कभी कभी जैसे छोटी छोटी चीज़ों को से भी कभी कभी हाथ से उठा लेता हूँ, चीज़ें करता हूँ। अभी मैंने जो है एक जैसे कि एक जगह एक फिल्मी गाना गूंज रहा था, एक जगह एक नेताजी की सभा चल रही थी, आपने देखा होगा जैसे कभी कभी चलती रहती, कभी गुजरते हुए दिख जाती है। तो मैंने एक पंक्ति मुझे इधर से सुनाई पड़ी, एक पंक्ति इधर से सुनाई पड़ी। अब देखो मैंने दोनों पंक्तियों को मिलाया तो उसमें भी हास्य पैदा हो गया। क्या बनाया था जैसे कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो कहीं से भी ये चीज़ें उठाई जाती हैं। और अनंत जी, आप बड़े अच्छे तरीके से अपने इसको, मैं आपकी बातों को मैं सुनता हूँ, कभी कभी मुझे ज़रा वक्त मिलता है। आप एक बहुत अच्छे तरीके से एक एनर्जेटिक युवा है। आपके चैनल को भी बधाई, आपको भी बधाई, और आपके मित्रों को भी बधाई, जो यदि आप एक छोटा सा यदि अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस लक्ष्य तक आप पहुँचे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आप जब कविता लिखते हैं तो आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं? अब मैं कहूँ कि मैं भी कविता लिख लूँ कुमार विश्वास जी को देख के, जैसा कि अभी आपने बताया, तो कैसा मतलब ऑरा सेट करना होता है माइंड का एक कविता लिखने के लिए? क्योंकि वो शब्द कहीं पहले से लिखे हुए तो नहीं है, वो हमको अपने दिमाग से बनाने हैं, और कुछ ऐसा बनाना है कि उसमें कुछ मोटिवेशन उत्पन्न हो या किसी को कोई सीख मिलनी हो। जी। तो कैसे ये जादू होता है? ऐसे जादू होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एक तो कविता सिर्फ एकमात्र ऐसी विधा है, यदि कोई बच्चे को, यदि आप
ITI करा के उसे यार फ्रिज का इंजीनियर बनाना चाहते हैं, AC का इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उसको अच्छा उसको प्रशिक्षण देकर आप उसको बना सकते हैं। लेकिन कविता ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जबरदस्ती बना कि जबरदस्ती किसी को बनाया जाए। कविता तो ईश्वर की दी हुई देन है। जब आपके मन में भाव आएंगे, विचार आएंगे, कई बार ऐसा होता है हम 2-2 महीने तक कविता नहीं लिख पाते, और कई बार ऐसा होता है हम एक दिन में 3 कविताएं लिख देते हैं, क्योंकि वो भाव, वो विचार, वो आते हैं आपके ईश्वरी देन से। हाँ, इतना ये है कि आप जब दानिशमंद लोगों के बीच में बैठते हैं, जो गुणी उस्ताद लोगों के बीच में बैठते हैं, जो इस फील्ड में, जो इस क्षेत्र में वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, यदि आप उन लोगों के बीच बैठते हैं तो आपको कविता का सलीका आता है। आप उनसे सीखते हैं उठने का, बैठने का, बात करने का, उसको कविता के प्रस्तुतिकरण का, कविता के शिल्प का। तो आप किसी अपने भावों को और विचारों को मांझ तो सकते हैं, लेकिन आप पैदा नहीं कर सकते। पैदा आपके मतलब वो कहते हैं कि ये तो पैदाइशी गुण होता है। जिस प्रकार जैसे ईश्वर ने सोचा कि इसको कवि बनना है, तो फिर वो गुण उसमें आता है। क्योंकि जैसे मेरे मतलब पूरे ख़ानदान में कोई कवि नहीं है, कभी ज़िंदगी में कभी कोई कोई भी दूर दूर तक कोई कवि नहीं है। और मैंने पहली बार मैंने ही कविता का मेरे अंदर शौक़ लगा, और मैंने उस कविता को एक प्रोफेशन के रूप में मैंने जिया। आज मेरे पास न कोई व्यापार है, कोई न नौकरी है, और यदि मैं उस कविता के जरिए, उस हिंदी भाषा के जरिए यदि मैं लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ रहा हूँ, दस्तक दे रहा हूँ, और आज उससे अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रहा हूँ, तो एक बड़ी बात है ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कविता को जो थोड़ा तुच्छ समझते हैं या ये समझते हैं कि ये तो बस यूं ही बन जाएगी, मैं तो कहता हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से ऊपर हटकर यदि आप बड़े बड़े साहित्यकारों को आप पढ़ेंगे, मैंने हरिशंकर परसाई को पढ़ा है, मैंने शरद जोशी को पढ़ा है कि वो व्यंग में क्या लिखते हैं, क्या है उनका। यदि आप उनको नहीं पढ़ेंगे और आप सोचेंगे कि जो आजकल वन लाइनर व्यंग का बड़ा शोर है, अरे आप वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली हुई कुछ चीज़ों को व्यक्ति ने उठाया, उसे कविता के रूप में डाल दिया, AI की मदद ले ली, और उसके बाद कहते हैं कि साहब हम कवि हो गए। ना, ये कवि नहीं है, आप कवि नहीं हो। आप एक इसी तरह से जैसे AI कोई रोबोट बना देती है, AI आपके फर्जी एक तरह से वीडियो बना देती है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि आप कवि नहीं है, बल्कि कवि के पुतले हैं। मैं उसको कभी नहीं मानता। नहीं, सही बात है, बिल्कुल। तो अब की जो जनरेशन है, आपके हिसाब से वो ये कैसे पता लगा सकती है कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है? देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे पहले तो वो ये सोचे कि उसके मन में अलग हटकर क्या आ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कुछ भी चीज़ मुझे दिखाई देती है, जैसे आप देखना, आप यदि एक पॉडकास्ट शूट करते हैं या चीज़ें करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों को भी सर्च करते होंगे, देखते होंगे कि क्या अच्छा है, क्या इसमें अच्छा है, क्या हम अपने नया कुछ कर सकते हैं। एक मेडिकल स्टोर वाला होता है, और यदि किसी को मेडिकल स्टोर ही खोलना होता है, तो वो उसके यहाँ जाके देखता है कि क्या उसकी दवाइयों की सजावट है, क्या चीज़ें हैं, किस तरह से। एक जनरल स्टोर खोलता है, जनरल स्टोर वाला उस दृष्टिकोण से देखता है। हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है। अब हर व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण है। अब यदि किसी ने सोचा कि मुझे कवि बनना है, तो सबसे पहले तो वो ये देखे कि उसके पास कंटेंट क्या है। यदि वो कंटेंट उठा रहा है, चीज़ें उठा रहा है, और लग रहा है कि यार ये अलग हटके है, अब मुझे इसे शक्ल देनी है, कविता की, पोइट्री की, जिस विधा में वो लिखना चाहता है, गज़ल में लिखना चाहता है, गीत में लिखना चाहता है, तमाम चीज़ें हैं, है ना, विधाएँ हैं, व्यंग है, यदि उन सब में वो लिखना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसका कंटेंट पर ध्यान दे कि कंटेंट क्या है। फिर उसके बाद आता है शिल्प। उस कंटेंट को किस तरह से उसने कविता में बांधा। फिर वो जब कविता में जब वो बांध लेता है, फिर आता है कि उसे प्रस्तुत किस तरह से करना है। कई बार आप बहुत अच्छी कविता लिख लेते हैं, बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। मेरे बहुत सारे मेरे ऐसे मैं कवि मित्रों को जानता हूँ, नो डाउट बहुत अच्छा लिखते हैं, और निश्चित रूप से यदि उन्हीं कविताओं को कोई दूसरा कवि जो मंच पर बहुत अच्छा प्रेजेंटर है, प्रस्तुत करता है, वो उसको यदि पढ़ दे तो वो धुआं कर दे। लेकिन वो नहीं कर पाते, तो हर व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी कमी भी होती है। अब जो व्यक्ति अपने आप को मांझ कर चीज़ों को आगे बढ़ जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण भी अच्छा हो जाता है, उसका शिल्प भी अच्छा हो जाता है, उसका कंटेंट भी अच्छा हो जाता है, तो वो सफल हो जाता है। आज कुमार विश्वास या शैलेश लोढ़ा जी हमारी पीढ़ी के, हमारे लोगों के इसलिए आदर्श है कि उन्होंने कविता का तिलिस्म और जादू पैदा किया है लोगों में। आप देखिए
शैलेश अरोड़ा जी ने देश भर के जाने कितने युवा रचनाकारों को अपने मंच पर वाह भाई वाह और वाह 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 क्या बात है। मैं खुद उनके सोनी टीवी के सब टीवी का उसका विजेता रहा हूँ, जब उन्होंने हाथ से कभी मुकाबला किया था मैं उसके फाइनल मेगा फाइनल तक मैं पहुँचा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को उन्होंने मंच दिया, कविता के अंदर जो ग्लैमर पैदा किया इन दो व्यक्तियों ने। नहीं तो उससे पहले कवियों के बारे में ये कहा जाता था कि निराला जी एक फटे हाल कुर्ता और उसके अंदर उनकी डेथ हो गई और वो खुद जो है वो महादेवी वर्मा जी से पैसे लेकर मतलब अपना जीवन जिया। तो हम अब कविता फटे हाल या उन लोगों की चीज़ नहीं रही है। अब कविता ने बहुत अपना क्रेज पैदा किया है, जादू पैदा किया है। आज हमें यदि मोटे मोटे लिफाफे यदि कोई आयोजक देता है तो यूँ ही नहीं देता है। यदि हम कविता के तिलिस्म में उसको बांधे रखते हैं, यदि 2 घंटे का 2.5 घंटे का 3 घंटे का यदि कवि सम्मेलन होता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कोई फिल्म जिसके अंदर वो ज़्यादा 2.5 घंटे की फिल्म होती है, उसमें भी 15 से 20 मिनट का इंटरवल होता है। 2.25 घंटे में बांधने के लिए जिसमें एक इंटरवल भी होता है, दर्शकों को बांधने में उसके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आप कभी हमारे कवि सम्मेलनों को देखिएगा, हमारे मुशायरों को देखिएगा, वहाँ यदि पब्लिक एक बार बैठ जाती है तो कहती है एक और एक और एक और, यानी वो 4 घंटे 5 घंटे वो मतलब वॉशरूम तक के लिए नहीं जाती। तो ये जो तिलिस्म है या ये जो प्यास है ये कवियों ने पैदा की है और मुझे लगता है कि हम इस काम को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं और लोगों का मनोरंजन भी कर रहे हैं, लोगों को सीख भी दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, व्यंग का मतलब, हास्य का मतलब हंसाना होता है, लेकिन व्यंग का मतलब यह है कि आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर भी होना है और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो, आपके विवाहित होने से पहले आपके घर से एक ऐसा प्रेशर रहा हो कि अब पैसे कमा के लेकर आओ, आप बहुत कविताएं लिख रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, तो उस समय आपने क्या लगा था, मैं छोड़ दूं सारी चीज़ें या इसी काम में ही आगे बढ़ूं? जी बिल्कुल। देखिए, मैं सन 1990 से कविता लिख रहा हूँ, यानी मैं शादी से 5 वर्ष पूर्व से मैं कविता लिख रहा हूँ। और उस समय कविता को मैंने नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशन बनाऊँगा। मैंने एक अच्छी सी नौकरी तलाश की, मैं नौकरी भी मैंने की है और मैंने उसमें किया, बस मैं उसे शौक के तौर पर उसको डेवलप कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि आप बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, मैं आगरा आकाशवाणी पाया, फिर लखनऊ दूरदर्शन पाया, फिर दिल्ली दूरदर्शन पर आया और उसके बाद फिर मुझे चैनलों पर जब मौके मिलने लगे, मैं NDTV पर एक कार्यक्रम आता था अर्ज किया में जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी और वो भी न्यूज़ बेस। मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो न्यूज़ चैनल्स है ये एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग है। ये आपको न्यूज़ कंटेंट होते हैं और जो तात्कालिक घटनाएं होती हैं उन पर कविता बनाकर उनको पेश करना होता है। तो चाहे वो NDTV हो, न्यूज़ 24 हो, न्यूज़ 24 पर भी एक सुनील जोगी जी का प्रोग्राम था जी, उसमें भी मेरा था। और इसके अलावा जो मैंने कहा ना तमाम ऐसे चैनल, लेकिन जैसे सब टीवी है, सब टीवी चूँकि सब टीवी है, शमारू टीवी है, ये कहते हैं विशुद्ध रूप से मनोरंजक चैनल है। तो यहाँ पे हमने कविता की जो मनोरंजक जो कविताएं थी उनको नाम मिला, फेम मिली और हमने उन चैनलों पर भी काम किया। तो जैसे जैसे चैनल पर हम करते गए तो फिर हमें लोग पैसा भी उसका देते गए, बढ़ाते गए, करते गए। हम तो कुमार विश्वास जी का मतलब आज आप सोच भी नहीं सकते, जिस वक्त वो हमारे आरंभिक हमारे साथ ही रहे हैं, कि मतलब मैं यदि आपको आप विश्वास ही नहीं करेंगे, जो आज 20 लाख और 25 लाख और 30 लाख से कम बात नहीं करते हैं एक शो की, मतलब उनको हमने, लेकिन उन्होंने मेहनत की। ये कोई ऐसा नहीं है कि आज यदि आप कुमार विश्वास हमें क्यों नहीं दे देता है वो उतने पैसे, भाई उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपना एक कद बनाया है, एक मयार बनाया है। और आज कुमार भाई और शैलेश भाई के हम इसलिए भी मुरीद हैं कि अरे आप लोगों को देख देख कर या आप लोगों के साथ बैठकर उठकर हम लोगों ने जो भी मतलब आज जो कविता का चाहे थोड़ा बहुत भी ग्लैमर पाया है, और ग्लैमर पाया है तो ये सब उन्हीं की बदौलत पाया है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। हम लोगों के बड़े भाई भी हैं दोनों और बड़े बड़े मेंटर हैं, बड़े संरक्षक हैं। लेकिन आप जब कभी वो मिलते हैं, आप देखिएगा, मतलब जिनसे मिलने के लिए लोग मतलब आप आज चाहें आप कुमार विश्वास से मुलाकात कर लें, संभव नहीं है। आप क्योंकि उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अभी आगरा में आए थे अपने राम में, मैंने सिर्फ एक मैसेज किया था, मैंने कहा भाई साहब क्या आपसे मुलाकात होगी? तुरंत उनका मैसेज आ गया, हाँ कल आप आ जाइए। तो और मैं ऐसे होटल मुगल में ठहरा हुआ हूँ। मैं गया वहाँ, तो वहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि वो वहाँ ठहरे हैं। तो जब मैं नीचे से मैंने उन होटल वालों को बताया, बोले आपको किसने बुलाया? मैंने कहा उन्होंने बुलाया। फिर उनको समझ में आया कि इनको प्रॉपर बुलाया गया है, फिर उन्होंने मुझको भेजा। लेकिन जब वो मिलते हैं इतनी आत्मीयता के साथ, ये बेटा यश अग्रवाल जो है ना, ये भी मेरे साथ था,
तो आप समझिए कि और यश यही बोले और क्या हाल है तेरे, मतलब आप सोचिए कि शायद मुझे लगता है कि यश से तो 15 साल बाद मिल रहे होंगे, लेकिन ये उनकी क्या बोलते हैं कि मेमोरी कह लें, मेमोरी है और वो परिवार के हर व्यक्ति से कनेक्ट होना जानते हैं। शायद यही कारण है कि आज मुझे लगता है कि इतनी वीआईपी शादी के अंदर यदि उन्होंने, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान भर से 2 या 3 दर्जन कभी बुलाए होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं बुलाए उन्होंने, यदि आप उसकी उनकी लिस्ट को यदि आप देखेंगे। लेकिन यदि हमें आगरा से हमको ममता शर्मा दीदी को, रमेश सुल्तान को, यदि इन लोगों को हमको बुलाया उन्होंने, तो ये उनकी आत्मीयता है, उनका प्रेम है, और शायद यही प्रेम है और यही चीज़ें हैं जो हमें अपने इस साहित्यिक क्षेत्र से मिली हैं। और देखिए विद्वत्ताएँ तो हर क्षेत्र में आई हैं, खराबियाँ आपके जैसे फिल्मों में है, जैसे संगीत के क्षेत्र में है, जैसे टीवी के क्षेत्र में, जैसे पत्रकारिता के क्षेत्र में, जैसे सियासत के क्षेत्र में है, उस तरह से साहित्यिक क्षेत्र में भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आपके 80% लोग भी यदि सही तरीके से काम कर रहे हैं तो 20% की फिर कोई औकात नहीं है। और जो समय रहना और ये इस तरह के जो लोग हैं, मैं खैर ये तो कभी भी नहीं है, मैं इनको कभी नहीं मानता, या जो भी इस तरह की जो टिप्पणियाँ करते हैं, जो मैं तो कई बार देखता हूँ। अभी मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि वो कोई गुप्ता है, बोले उसका एक शो है, वो बड़ा कॉमेडियन है। इन्हें कहा यार कौन गुप्ता है मुंबई का, मैं कसम से मैं नहीं जानता था उसको, जबकि मेरे को 30 वर्ष हो गए। तो फिर मैंने उसको देखा, सर्च किया, और ये बड़ी उसकी व्यूअरशिप, बड़े लोग, लेकिन क्या कंटेंट था। अरे भाई, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैंने वो चीज़ें देखी कि अरे यार ये जो है ये नई पीढ़ी कुछ अलग हटके लोगों को पसंद कर रही है, तो मुझे थोड़ा सा ख़राब भी लगता है कि वो अच्छे लोगों को लाइक नहीं कर रही है, अच्छे लोगों को कमेंट नहीं दे रही है। वो फालतू के जो लोग हैं या जो एकदम से रातों रात वायरल होना चाहते हैं, उन लोगों को वो प्रमोट कर रही है, उन लोगों को वो कमाने का मौका दे रही है, तो क्यों नहीं करेगा, है ना। अब देखिए मैं आपको बता दूं, नेहा सिंह राठौर है, बहुत अच्छी कवित्री भी हैं, बहुत अच्छी लोक गायिका भी हैं। ऐसा नहीं है सरकार से उन्होंने कोई सवाल करती हैं, अच्छी बात है, आपको एक संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है देश के अंदर कि आप अपने प्रधानमंत्री से, अपनी देश की सियासत से, अपने देश की सत्ता से सवाल पूछ सकते हैं। हमने भी पूछे हैं, कई बार पूछे हमने, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बाइस्ड है किसी के, नहीं। आप ठीक है, आप जब इधर सवाल पूछ रहे हैं तो उधर भी सवाल पूछिए, बस इतनी कमी है। बाकी वो जो लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं और ये देशद्रोही कह रहे हैं, मैं उसके भी खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेहा सिंह राठौर को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि आप जिस ट्रैक पर जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं देशद्रोहियों को ये कहने का मौका देता है, उन पड़ोसी मुल्कों को कहने का मौका देता है कि आप जो है कहीं ना कहीं उनके जो फेवरेट बन रहे हैं, यानी आप अपनी जनता के आप फिर खलनायक बनेंगे। सीधी सी बात है, यदि शत्रु जिसको प्यार करने लगे फिर वो मित्र कहाँ रह गया। तो मैं तो आपके पॉडकास्ट चैनल से, मैं नेहा सिंह राठौर बहुत अच्छी लोक गायिका हैं, मेरी एक बार उनसे मुलाकात भी हुई है, अच्छा पढ़ती भी अच्छा है, और बहुत मतलब मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो बहुत प्रतिभाशाली है। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी गलत जगह पे लगाई हुई है। ठीक है, आप किसी करिए ना, पर कभी ये शो मत करिए कि अरे हम तो मैं तो आपको बता दिए, मेरा कोई भी, यदि मेरी एक कविता बीजेपी के खिलाफ होती है, एक कविता मेरी कांग्रेस के खिलाफ होती है, एक सपा के खिलाफ होती है, एक बसपा के खिलाफ होती है, क्यों, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कोई सत्ता में होता है तो सवाल उससे पूछा जाएगा। एक बार कन्हैया कुमार जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, जब उन्होंने कहा कि अरे आप सत्ता से आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या देश के प्रधानमंत्री है? भाई प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी सवाल पूछूंगा। तो मुझे कन्हैया कुमार की उस बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। सही बात है ना, क्योंकि सही बात है, जो सत्ता में होगा सवाल हम उससे पूछेंगे। तो इसमें नाराज होने की न सत्ता को जरूरत है, न उन लोगों को जरूरत है जो उनकी अंधभक्ति करते हैं। मैं उसको अंधभक्ति कहता हूँ। मुझे तो बहुत बुरा लगता है जब लोग ट्रोल करते हैं, चाहे वो सत्ता के विरोधी हो चाहे सत्ता के पक्ष वाले हो, जब वो ट्रोल करके किसी को करते हैं। अब हमारे विदेश सचिव जी, अरे इतना भाई ठीक है, सीज फायर का जो निर्णय था उनका अकेले का तो नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री शामिल हुए, उसमें देश के गृह मंत्री शामिल हुए, उसमें रक्षा मंत्री शामिल हुए, उसमें अमेरिका के जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल हुए, तो ये सारे लोग शामिल हुए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने करा, और उसके बाद उन्होंने एक्स का जो अकाउंट है और उसको उन्होंने प्राइवेट करना पड़ा, उनकी लड़की तक को लोगों ने नहीं छोड़ा। अरे यार ये कहाँ का, ये मैं सारे ट्रोलर से कहना चाहता हूँ कि कुछ अपनी बुद्धि का भी प्रयोग किया करें। एकदम भावनाओं में बह के आप किसी को भी गाली गलौज करने लगते हैं।
आप जानते नहीं हैं कल किसकी क्या मनस्थिति हो सकती है। हो सकता है आपके ट्रोल करने से कोई व्यक्ति कभी मतलब इस तरह से चला जाए, है ना, उन हालातों तक पहुंच जाए कि वो कोई सुसाइड कर ले, कोई चीज़ें कर ले, क्योंकि सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम होती है। तो सोशल मीडिया का प्रयोग आप थोड़ा सा उचित तरीके से करें। और कई बार ऐसा नहीं है, कई बार मुझे भी लोग ट्रोल करते हैं। मैंने अभी चित्रा त्रिपाठी जी के साथ, अंजना ओम कश्यप के साथ, श्वेता सिंह जी के साथ मेरी पोस्ट गई, हाँ, फोटो अपलोड हुई है। फोटो अपलोड होती है, अरे ये तो गोदी मीडिया है, ये तो फलाना है, ये दिखाना है। अरे यार तुम थोड़ी तय करोगे कौन क्या है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। और दूसरी बात है, यदि मैं आज मैं रवीश कुमार जी को कुछ कहने लगूँ, अब आज मैं सुधीर जी को कुछ कहने लगूँ, मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को कुछ कहने लगूँ, नहीं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। वो भी देश की चीज़ों को ही आगे रख रहे हैं, अपनी पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं, वो अपने तरीके से निभा रहे हैं, ये लोग अपने तरीके से निभा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई इस तरह की चीज़ है कि आप उसको ट्रोल करने के बाद और उसके पीछे पड़ जाए। तो मैं तो सभी का सम्मान करता हूँ, मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, चाहे मेरे मीडिया के इतने बड़े बड़े एंकर्स के साथ मैंने काम किया है, सारे लोगों के साथ मैं उठता हूँ, बैठता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे ट्रोल करने लगो, जबकि मैं तो सत्ता से सवाल भी पूछता हूँ। कई बार लोग मेरे को एकदम से टारगेट भी करने लगते हैं, अरे आप तो उनके साथ हैं, आप तो सत्ता के साथ हैं, उनके गठबंधन से आप जुड़े हुए हैं, आप चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी भाषा ये है। मैंने कहा भाई साहब, ये भाषा मेरी नहीं है, ये भाषा जनता की है। यदि जनता के उद्गार को यदि ये कभी भी व्यक्त नहीं कर पाएगा तो बेकार है, उसका कविता लिखना बेकार है, उसे कविता छोड़ देनी चाहिए। फिर तो उसे किसी राजनीतिक दल का चाटुकार बन जाना चाहिए, उसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने चाहिए और उसे उनकी भीड़ में खो जाना चाहिए, भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए, या फिर वो सियासत के लिए बना, सियासत में चले जाना चाहिए। लेकिन कविता सियासत की चीज़ नहीं है। कविता जो है वो आपका एक सच का आईना दिखाने की चीज़ है। और यदि इस देश के अंदर मुझे लगता है कि जब तक साहित्यकार अपना धर्म नहीं निभाएंगे, लेखक अपना धर्म नहीं निभाएंगे, पत्रकार अपना धर्म नहीं निभाएंगे, क्योंकि ये देश के, मैं उनको चौथा स्तंभ कहता हूँ लोकतंत्र के, है ना, तो उसमें मैं साहित्यकार को भी मानता हूँ। साहित्यकार भी वो पीढ़ी है जो लिखने पढ़ने वाली, जो कलमकार लोग हैं, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी को मैं आपके पॉडकास्ट इसके माध्यम से, मैं शूट के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा, आपको भी कहूँगा आनंद, कि जीवन में जो भी कुछ करो, आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों में शांति और सद्भावना का संदेश दे। वो एक तरह से एक्साइटमेंट पैदा ना करे, वो ऐसी उत्तेजना पैदा ना करे जो भाई और भाइयों में दरार डाले, वो कहीं ऐसी चीज़ों को न करे जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और उन चीज़ों को वो प्रमोट न करे। कुछ ऐसा जब हम करेंगे तब हम लगेंगे कि हमने जो इस देश के एक जो कर्तव्यनिष्ठ जो नागरिक है उसका किरदार हमने ठीक से निभाया है। तो बहुत लंबी बात मैं आपसे कह गया, लेकिन मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि यदि आपके सारे सवाल जो भी आपके मन में थे मैंने शायद सब कह दिए होंगे। तो मैं बहुत बहुत आपको बधाई देना चाहता हूँ अनंत, और शुभकामनाएं भी देना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छे पॉडकास्ट करने वाले, एक अच्छे एंकर भी हो, एक अच्छा आपके अंदर भाव भी है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन आगरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।